मुंगेर के एयरपोर्ट के जो रनवे का विस्तार है, रनवे के विस्तार का कहीं स्कोप नहीं है, दोनों तरफ में कहीं स्कोप नहीं है। तो इसलिए अभी यह आकलन किया जा रहा है कि मुंगेर का जो रनवे है उसमें जहाज उतर सकता है कि नहीं उतर सकता है, और उतर सकता है तो कितना सीटर जहाज उतर सकता है, इस पर अभी आकलन किया जा रहा है। एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं जो महत्वपूर्ण है, मुंगेर से संबंधित है। जमालपुर रेल कारखाना एक मुंगेर का धरोहर, और हमने पिछले कई महीनों से रेल मंत्री जी से आग्रह किया था। एक तो पहले यहाँ से जो DLW था उसको ट्रांसफर करके ELW में दूसरे जगह भेजा जा रहा था, तो हमने जब उसका पर बात की तो वो रुक गया। अब मैंने रेल मंत्री जी से आग्रह किया कि आप जमालपुर चल के और जमालपुर के कारखाना का निरीक्षण करके उसको कैसे और रेलवे के हित में उपयोग करके उसको आप विकसित कर सकते हैं, इस पर निर्णय कीजिए। रेल मंत्री जी का कहना था कि हम जब जाएंगे तो हम तो घोषणा न करेंगे कि क्या करना है, उसके पहले हमको एक टीम भेजने दीजिए। हम टीम भेज के वहां का पूरा आकलन करवा लेते हैं और उस टीम से हम फीडबैक ले लेते हैं, और फिर वहां क्या क्या विकसित किया जा सकता है उस पर हम निर्णय करके आपसे चर्चा करेंगे, और आपसे चर्चा करने के बाद फिर आपके साथ हम जमालपुर चलेंगे और वहां उसकी घोषणा करेंगे। तो अभी 10 मार्च से बजट सेशन शुरू हो रहा है, इसके पहले वो फीडबैक ले लेंगे, फिर हम उनसे चर्चा करके, और हम समझते हैं कि बजट सत्र समाप्ति के बाद एक दिन प्रोग्राम बना के हम उनको जमालपुर कारखाना दिखाने के लिए लाएंगे, और जमालपुर कारखाना को देखने के बाद, फीडबैक लेने के बाद जमालपुर कारखाना को विकसित करने के लिए जो भी संभव होगा हम लोग उसकी सहायता करेंगे। जो स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर का निर्माण कर, तो ये 5 लक्ष्यों के आधार पर इस देश के बजट का निर्माण हुआ है, और आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस साल 28 फरवरी को बजट पेश किया। एक फरवरी को उन्होंने इस देश का बजट पेश किया। अब विकास में जो तेजी लाने वाला बजट है उसमें जो जिन चीजों को ध्यान में रखा गया है उसमें है समावेशी विकास, समाज के हर तबके का विकास हो, समाज के हर वर्ग का विकास हो। निजी क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, घरेलू जो भावना है, मनोभाव को कैसे उसमें उल्लास भर के देश के विकास में उनका योगदान लिया जाए। इसके अलावा जो पूरा लक्ष्य है उसमें है कि देशवासियों के मन में देश के प्रति प्रेम का भाव पैदा करना और विकसित राष्ट्र बनाने के प्रति उनके समर्पण को उत्साहित करना। अब इसके अलावा जो सबसे बड़ा इस देश का की जो अर्थव्यवस्था की भीड़ है वो है कृषि। अब कृषि में जो किसान को अगर मदद नहीं मिलेगी तो कृषि का उत्पादन नहीं होगा। तो कृषि को के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। इस देश में हम अभी दलहन जो है, दलहन हम आयात करते हैं, हम दलहन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। दलहन में यह देश आत्मनिर्भर कैसे बने, इसके लिए 6 वर्ष की योजना तैयार की गई है, ताकि 6 वर्ष के अंदर में हम देश को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बना सके। जो रोजगार पैदा करने की बात है, जो नौजवानों में रोजगार पैदा करने की बात है, क्योंकि रोजगार की बात लोग करते हैं और विपक्ष के लोग रोजगार को मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़ते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं होता है। रोजगार सरकारी नौकरी में जितनी रिक्तियां होती है उस पर नियुक्ति होती है, लेकिन जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रोत्साहित करके, उनको समर्थन करके
जो स्टार्टअप्स में, उद्योग धंधे में कैसे उनको खड़ा किया जा सके ताकि वो खुद भी रोजगार प्राप्त कर सके और अपने नए स्टार्टअप्स में कई नौजवानों को वो रोजगार दे सके। तो रोजगार बढ़ाने का एक चेन है एमएसएमई। एमएसएमई को बजट सरकार ने पेश किया है, उस पर चर्चा करने के लिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, और विकसित भारत बनाने का अगर सपना है और विकसित भारत बनाने का अगर उनका लक्ष्य है तो उसके लिए आवश्यक है कि सशक्त भारत का निर्माण, और इसी को ध्यान में रखते हुए बजट इस बार का पेश हुआ। इसके पहले का भी बजट पेश हुआ और इस साल का भी बजट पेश हुआ। ये साल का जो बजट है वो 140 करोड़ जो देशवासी हैं उनकी जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया और बजट पेश हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो लगातार प्रयास रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम अर्थव्यवस्था में विश्व में 5वें स्थान पर हैं, और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हम 2029 तक अर्थव्यवस्था को विश्व में 3रे स्थान पर पहुंचाने का काम है। और हमारी अर्थव्यवस्था का ही एक ऐसा कारण है कि आज पूरे दुनिया का हर देश भारत की तरफ नजर उठा के देखता है कि भारत किस तरह प्रगति कर रहा है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी का और देश का जो रिफॉर्म्स है, सुधार के जो कार्यक्रम है, उस सुधार के कार्यक्रम का परिणाम है कि हम 5वें अर्थव्यवस्था पर पहुंचे हैं, और पूरा देश, पूरा दुनिया, माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया आज प्रधानमंत्री जी के जो सुधार के कार्यक्रम है उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। प्रधानमंत्री जी ने 5 लक्ष्य को आधार बनाकर इस बार बजट पेश किया है। पहला उनका आधार है, जो लक्ष्य है उसका गरीबी, शून्य गरीबी। दूसरा 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तीसरा है आर्थिक गतिविधियों में कम से कम 70% महिलाओं की भागीदारी, तभी महिला सशक्तिकरण का, और जो 50% की जो आबादी है पूरी दुनिया में उसको ताकत मिल सके। किसानों को खुशहाल बनाना, बजट में काफी व्यवस्था की गई है। 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का फंड इस बजट में एमएसएमई को, स्टार्टअप्स को खड़ा करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड नामांकित किया गया है। आयकर की सीमा में मैंने आपको बताया कि 12 लाख तक की छूट दी है। उसके बाद सिर्फ 12 लाख तक की छूट आयकर की सीमा में नहीं दी है। जो 70 साल से बड़े हैं सीनियर सिटीजन्स के भी जो ब्याज आता है, उनके ब्याज पर भी जो टैक्स लगता था उसमें भी 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई। इसके अलावा बिहार के लिए भी आप देखिए, अब अगर पूरे देश में विकास हो रहा है तो बिहार जब तक विकसित नहीं होगा तब तक तो देश विकसित नहीं हो सकता। तो बिहार के विकास के लिए मखाना बोर्ड का गठन हुआ है। अब पूरे उत्तर बिहार में मखाना एक प्रमुख उपज है, और मखाना की मांग आज पूरे देश की बात तो छोड़ दीजिए, देश में हर घर में आप जाइएगा इस देश में तो आपको उनको घर में मखाना मिलेगा। लेकिन आज पूरे दुनिया में मखाना की मांग बढ़ रही है। तो इसलिए मखाना के उत्पादन को और उसके प्रोसेसिंग को सुदृढ़ करने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा हुई। पटना एयरपोर्ट के विस्तार की घोषणा हुई। उसके साथ साथ पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स नए निर्माण की घोषणा हुई।
किसानों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए अब बिहार में की जो अर्थव्यवस्था है वो तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। बिहार में कोई बड़े उद्योग धंधे तो है नहीं, तो कृषि पर आधारित फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग का अगर व्यवस्था नहीं होगा तो कृषि में उत्पाद को और किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग के लिए आपके लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान के गठन की घोषणा हुई, जो बिहार में होगा। IIT पटना का विस्तार किया जाएगा और पूरे आप सबको मालूम है कि हर साल उत्तरी बिहार बाढ़ के समय में बाढ़ से प्रभावित रहता है। पूर्वी कोसी केनाल का सुदृढ़ीकरण, जब कुशहा तटबंध टूटा था नेपाल में, तो 2008 में पूर्वी केनाल का जो कोसी पूर्वी केनाल का सुदृढ़ीकरण हो गया। इस साल के बजट में कोसी के पश्चिमी केनाल के सुदृढ़ीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, उसमें उसके लिए प्रावधान किया गया है और इससे 2 लाख बाढ़ से पूरा दरभंगा, मधुबनी और जो मिथिलांचल का इलाका है वो बाढ़ से उसको राहत मिलेगी। और दूसरा 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सृजन की व्यवस्था होगी। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ाने के लिए बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़कर पर्यटन के बिहार के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सके, इसकी भी व्यवस्था घोषणा बजट में हुई है। तो इस प्रकार बिहार का जो इस साल का बजट है, और आपको मालूम है 2023 के बजट में बक्सर से लेके भागलपुर तक और पटना से लेके पूर्णिया तक नए 4 लेन के निर्माण की घोषणा हुई थी। 2023 का जो बजट था वो पूर्वांचल पर आधारित था। इसकी आलोचना हुई, कई विपक्ष के लोगों ने आलोचना की कि बिहार को ध्यान में रख के बजट हुआ। अगर बिहार विकसित नहीं होगा तो इस देश को विकसित कैसे किया जा सकता है। तो इसलिए पूर्वांचल के जो राज्य हैं उनको विकसित करने के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है और उस पर वो ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कल भी भागलपुर आ रहे हैं, कल भी भागलपुर आएंगे। किसान सम्मान निधि से कितने किसानों को लाभ मिलेगा, उसका किस्त जारी करेंगे। उसके अलावा भी कई घोषणाएं वहां से वो कर सकते हैं जिस पर उन्होंने फीडबैक दिया है। हम उसका कल तक का इंतजार कीजिए। तो ये बजट की जो मूल बिंदु थे वह बताने के लिए आप सबों को आमंत्रित किया गया था। और आपका अगर कोई सवाल हो तो आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट